चलो भाई बच्चों शुरू करते हैं एक नया चैप्टर। जैसा कि मैंने बोला है कि अभी सीबीएसई ने पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म और ये सब रिमूव कर दिया गया है, तो जेई मेंस सिलेबस का इंतजार करेंगे। उसमें भी रिमूव कर देगा तो नहीं करेंगे मेंस और एडवांस में, और अगर उनमें रिमूव नहीं किया तो कर लेंगे। बट अभी हम चलते हैं अपने नए चैप्टर की ओर, जो कि है ईएमआई। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लेकिन बच्चों इसको करने से पहले हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स हालांकि मैग्नेटिज्म चैप्टर का ही हिस्सा है, लेकिन क्योंकि ये पूरा का पूरा चैप्टर, जैसे हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने किया ना इलेक्ट्रोस्टैट्स के अंदर, वैसे ही हमें मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिज्म में कर लेना चाहिए था। बट ये पूरा का पूरा चैप्टर तुम्हारा जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर ही डिपेंडेंट है, तो आमतौर पर मैग्नेटिक फ्लक्स इसके स्टार्टिंग में कराते हैं। ठीक है, तो तुम ऐसे बोल सकते हो कि जो चैप्टर है मैग्नेटिक फ्लक्स, ये टॉपिक जो है ये मैग्नेटिक फ्लक्स, ये दोनों चैप्टर के बीच में आता है तो मैग्नेटिज्म का हिस्सा, लेकिन ईएमआई जो है वो पूरा का पूरा इस मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर ही डिपेंडेंट है। वो तुम्हें स्टार्टिंग में मालूम पड़ जाएगा क्यों, आज ही क्लास में मालूम पड़ जाएगा क्यों। तो बिफोर गोइंग इनटू ईएमआई हम थोड़ा सा ये मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में जान लेते हैं। ये बिल्कुल सेम है जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स था, बस इलेक्ट्रिक फ्लक्स तुम्हारा जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर था, है ना, मतलब उसके ऊपर डिपेंडेंट था कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं किसी भी क्रॉस सेक्शन को। ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ऊपर डिपेंडेंट है। इतना सा फर्क है और कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो उसी तरह से अगर मैं बोलूं, यहां पर हमने कोई भी एक एरिया डिफाइन किया है, ये हमारा कोई एरिया हो गया डीए का। हम जानते हैं एरिया वेक्टर क्या होता है, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर। ठीक है, ये हमारे सरफेस को किसके परपेंडिकुलर हो गया, एरिया वेक्टर। ये हमारा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हो गया बी। ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल हो गया थीटा। तो जो फ्लक्स होगा डी फाई होगा मैग्नेटिक फ्लक्स, दैट विल बी बी डॉट डी ए। अगर इसको इंटीग्रेट करोगे तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स, विच विल बी बी डॉट डी ए का इंटीग्रेशन। ठीक है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया तुम्हारा। इफ b एंड थीटा इज कांस्टेंट, अगर b और थीटा क्या है, b और एरिया के बीच का एंगल, अगर वो कांस्टेंट है तो b cos थीटा बाहर आ जाएगा और dA का इंटीग्रेशन a हो जाएगा, जिसको हम क्या लिख पाएंगे, b डॉट a लिख पाएंगे। ठीक है, तो वही सेम फॉर्मूले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वाले, बिल्कुल भी अलग नहीं है, सेम जो है वो एज इट इज है। इसका जो यूनिट होता है वो होता है वेबर, एसआई यूनिट रेदर। ठीक है, ये हम कर क्या रहे हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ क्या रहे हैं बच्चों, मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका जो एसआई यूनिट है वेबर है, इसका जो सीजीएस यूनिट है वो है मैक्सवेल, और एक वेबर 10 की पावर 8 मैक्सवेल के बराबर होता है। ठीक है, एक वेबर 10 की पावर 8 मैक्सवेल के बराबर होता है। जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका बता देता हूं, पहले बताया नहीं था। उसका जो एसआई यूनिट होता है वो होता है टेस्ला। ठीक है, सीजीएस यूनिट उसका होता है गोस, और एक टेस्ला 10 की पावर 4 गोस के बराबर होता है, उम्मीद करता हूं इतने होता है। मेरे ख्याल से 10 की पावर -4 ना हो गई, लेकिन 99% यही होता है। ठीक है, बाकी चेक कर लेंगे। तो 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 की पावर 4 गोस, है ना, और 1 वेबर इज इक्वल टू 10 की पावर 8 मैक्सवेल। इसके कई नाम होते हैं, अगर इसके नामों की लिस्ट करेंगे तो एक हो गया मैग्नेटिक फील्ड, वो तो है ही। ठीक है, इसका मैग्नेटिक इंडक्शन भी इसका नाम होता है, और इसका एक और नाम होता है
विच इज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ये तीनों इसी के ही नाम। ठीक है, जैसे किसी का डेंसिटी क्या होता है, उसको हम या तो लेंथ, अगर किसी का लीनियर डेंसिटी बोलो तो लेंथ से डिवाइड कर देते हैं, एरिया डेंसिटी तो एरिया से, वॉल्यूम डेंसिटी होगा तो वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। तो अगर तुमने फ्लक्स को एरिया से डिवाइड कर दिया तो पीछे क्या बच गया, बी ही बच गया। इसलिए मैग्नेटिक फ्लक्स का डेंसिटी, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स को एरिया से डिवाइड कर दो, एरियल डेंसिटी होती है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स बाय एरिया, सॉरी हाँ, तो फिर क्या हो जाएगा, एरिया से एरिया कट जाएगा, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड बच जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम बोलते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बेसिकली बी है। मैग्नेटिक फ्लक्स ये है, डेंसिटी मतलब एरिया से डिवाइड कर दो, तो एरिया से डिवाइड करोगे तो बी बच जाएगा। तो ये इसके तीन नाम होते हैं। ये पूरी बकवास थ्योरेटिकल से तुम लिख लो, इसके ऊपर मैं 3 सवाल लूंगा, फिर हम इसमें आगे बढ़ेंगे ईएमआई चैप्टर के अंदर। जल्दी से लिखोगे, डाउट है तो पूछ सकते हो। से कर रहा हूं, यहां से कर रहा हूं सिर्फ, ये तो कर लिया होगा नोट में। पहला क्वेश्चन करते हैं, सिर्फ ये कर रहा हूं इसी क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ Tesla makes an angle 30 degree with the plane of a disk of radius 4 by root pi. Find flux link with disk। तो इसको बच्चों तुम ट्राई करो, इसके बाद 3 क्वेश्चन करेंगे, इसको ट्राई करो पहले। कुछ बेचना उठा दो, पुराना लोहा, बोरी, बोतल। तो वही ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी तुम्हें करवा चुका हूं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अंदर भी बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं, बच्चे ये वाली गलती कर देते हैं। इसके अंदर बच्चे बोलते हैं कि सर देखो, जो डिस्क है वो हमने मान ली है, कितने की मान ली हमने डिस्क, वो हमने मान ली जो भी आपने रेडियस दिया है, अजीब सा 4/√पाई, अच्छी बात है। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यहां से एंगल बना रहा है प्लेन से, कितना, 30 डिग्री। तो बच्चे यही एंगल जो एग्जामिनर ने एंगल दिया वही एग्जांपल लग कर देंगे। यहाँ पे तुम जानते हो कि मैग्नेटिक फील्ड और जो डिस्क के जो एरिया वेक्टर उसके बीच का एंगल कांस्टेंट है। तुम फॉर्मूला यूज करते हो ये वाला, फाई = b.a या ba cos थीटा। लेकिन तुम एग्जामिनर पे इतना भरोसा करते हो कि जो उसने थीटा दिया है वही तुम्हारा थीटा होगा। नहीं भाई, तुम्हें पहचानना है तुम्हारा थीटा किसके बीच में है, b और एरिया वेक्टर के बीच में। तो b तो ये एरिया वेक्टर होता है प्लेन के परपेंडिकुलर, तो तुम्हारा जो आएगा थीटा दैट शुड बी 60 डिग्री। ठीक है, तो इसके वाला एंगल नहीं लेना है क्योंकि एरिया वेक्टर होता है प्लेन के परपेंडिकुलर, और तुम्हें बी का जो एंगल दिया है वो कहां से दिया है, प्लेन से दिया है। ठीक है, तो अपने एंगल को ठीक से पहचानो। एनीवेज, तो बी का वैल्यू कितना है बच्चों, 2 टेस्ला, एरिया का वैल्यू πr² विच विल बी 4/√पाई का स्क्वायर, और यहाँ पे जाएगा cos 60। तो पाई से पाई कट जाएगा, यह आ जाएगा 4 चौक 16, तो 2 इंटू में 16 इंटू में हाफ, यानी कि 16 वेबर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको नोट कर लो बच्चों। अगला क्वेश्चन मैं तुम्हें देता हूं, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, ये एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, इसमें करंट आई है, और ये एक तुम्हारा रेक्टेंगल है, लेंथ एल का, ब्रेड्थ बी का, और यहां से डिस्टेंस है ए। तुम्हें निकालना है रेक्टेंगल से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। जाहिर सी बात है, इस बार बी इसका होगा, इसके बी में फ्लक्स निकालना है, तो बी तो वेरिएबल हो गया कि नहीं हो गया वेरिएबल, क्योंकि इस रेक्टेंगल का इस वाली लाइन से डिस्टेंस अलग अलग होगा। अच्छा, वेरिएबल हो गया तो क्या काम करें, तो बी
डॉट ए तो नहीं लगा सकते, तो बी डॉट डी ए का इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा। ठीक है, दिमाग लगाओ कैसे करेंगे इसको, थोड़ा सा हिंट मैंने दे दिया, ट्राई इट, उसको नोट करो, इसको ट्राई करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे इसे। अब तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा से बताता हूं तुम्हें यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वेरिएबल है। अगर वेरिएबल है तो कैसे लगाओगे बच्चों, नहीं लगा पाओगे। ठीक है, तो हमें बी डॉट डी ए यानी इंटीग्रेशन के सारे से करना पड़ेगा। तो हमें पहले एक ऐसा एलिमेंटल एरिया सिलेक्ट करना पड़ेगा जिस पर बी कांस्टेंट हो। तो एरिया अगर ऐसा हम ले रहे हैं जिस पर बी कांस्टेंट हो, तो वो बी तभी कांस्टेंट होगी जब उस एरिया के लिए इस वायर से डिस्टेंस कांस्टेंट होगा। तो वो कौन सा एरिया होगा तुम्हारा, वो ये वाला एरिया होगा। अगर मैं किसी भी एक्स के ऊपर, एक्स में यहां से ले लेता हूं, मैंने तो पहले ही बताया एक्स में यहां से भी ले सकता हूं, यहां से भी ले सकता हूं, दोनों में एक ही बात है, लेकिन मैं यहां से ले लेता हूं। किसी भी एक्स के ऊपर मैंने ये dx मान लिया है, किसी भी एक्स के ऊपर मैंने क्या मान लिया है, ये dx मान लिया। तो ये मेरा एलिमेंटल एरिया हो गया। तो अब हम लिखेंगे डी फाई का वैल्यू कितना हो गया, बी डॉट डी ए। ठीक है, स्ट्रिप ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे क्यों नहीं बनाई स्ट्रिप भाई, एलिमेंटल हमें एरिया कवर करना है, ये एलिमेंटल एरिया होता है। बट ऐसे 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 स्ट्रिप भी ले सकते हैं ना, बजाय कि ऐसे ऐसे लेने के। बट ऐसे क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वो स्ट्रिप के लिए यहां से डिस्टेंस जो है वो अलग अलग होगा। पता नहीं गाने कहां से चल रहे हैं। एनीवेज इस स्ट्रिप के लिए क्या होगा, इस वाली वायर से डिस्टेंस जो है वो अलग 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 होगा। तो फिर हमारा पर्पस सोल्व नहीं होगा, दोबारा से बी क्या लिखेंगे, नहीं लिख पाएंगे। तो हमने एलिमेंटल एरिया ऐसा लिया ताकि पूरे का डिस्टेंस यहां से कितना हो जाए, एक्स हो जाए। ठीक है, एनीवेज तो डी फाई का वैल्यू हो गया यहां पर बी अंदर की तरफ होगी, एरिया भी अंदर की तरफ हमने ले लिया। चाहे तो बाहर भी ले सकते हैं, चाहे तो अंदर भी ले सकते हैं। ठीक है, ओपन सरफेस है, जैसे मर्जी लो। तो हमने अंदर की तरफ ले लिया, तो एंगल 0 हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर, एरिया वेक्टर भी अंदर। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई एक्स। एरिया कितना हो जाएगा बच्चों, ये ब्रेड्थ बी है और इसका लेंथ जो है वो dx हो जाएगा। तो बी dx, एंगल 0 कोस 0, इंटीग्रेट करेंगे टोटल फ्लक्स आ जाएगा म्यू नॉट आई बी अपॉन में 2 पाई, हो जाएगा log x। तो गली में बच्चे गाने चल रहे हैं, मैं कुछ कर नहीं सकता, चला जाएगा 2 मिनट। एनीवेज तो म्यू नॉट आई बी अपॉन में 2 पाई, ये हो जाएगा log x। लिमिट पुट करेंगे, पहला स्ट्रिप कहां पे होगा, a पे, आखिरी a प्लस एल पे, तो a से a प्लस एल। तो आंसर कितना हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लो, याद करने की जरूरत नहीं। उम्मीद करता हूं तुम्हें समझ में आ गया होगा। बड़ा सिंपल सा कहानी है ये। अब तो सीखो इंटीग्रेशन करना, इंटीग्रेट कैसे करते हैं। बिल्कुल आखिरी ये चैप्टर चल रहा है जहां पे तुम इंटीग्रेशन सीख सकते हो। इसके बाद इंटीग्रेशन दोबारा कभी नहीं आएगा, ना ऑप्टिक्स में आएगा, ना ही मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आएगा। ठीक है, बहुत रेयर आएगा मतलब। खैर, इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। मूसलाधार बारिश होती हुई, देखो आगे बढ़ते हैं। गोस लॉ इसके लिए, गोस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। गोस लॉ बच्चों क्या बोलता है, गोस लॉ बोलता है कि किसी भी क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स होता है। ठीक है, वो क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या होता है। इसके लिए क्या होगा गोस लॉ, इसके लिए गोस लॉ क्या होता है, इसके लिए गोस लॉ होता है ये, किसी भी क्लोज सरफेस से मैग्नेटिक फ्लक्स इज ऑलवेज 0। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गोस लॉ क्या था, किसी भी क्लोज सरफेस जो फ्लक्स होता है वो क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, और मैग्नेटिक फ्लक्स से तुम्हारा जो गोस लॉ है बच्चों, वो हमेशा ही 0 के इक्वल होगा। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। इलेक्ट्रोस्टैट्स में गोस लॉ क्या था कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस से जो लिंक फ्लक्स होता है वो क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। और मैग्नेटिज्म में क्या बोल रहा है, किसी भी क्लोज सरफेस से मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक है वो ऑलवेज 0 होगा। ऐसा क्यों, समझो जरा।
इसके दो कारण है, एक तो मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, वापस हम बोलते हैं कि चार्ज क्यू रख दिया, ये तुम्हारा सरफेस हो गया, ठीक है, तो चार्ज क्यू यहां से फ्लक्स बाहर जाएगा, ठीक है, तो सिर्फ फील्ड लाइंस बाहर जा रही है, अंदर आ नहीं रही है, तो यहां पर जो है हम ये वाली बात बोल सकते हैं कि सिर्फ फील्ड लाइन बाहर जा रही है, अंदर नहीं आ रही, तो टोटल फ्लक्स जो है बाहर की तरफ लिंक होगा कुछ ना कुछ, तो यहां पर तुम्हारा कुछ ना कुछ जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू निकल करके आएगा। लेकिन ये मोनोपोल है, मोनोपोल मतलब सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिज्म में ऐसा नहीं होता। मैग्नेटिज्म में अगर तुम्हें नॉर्थ पोल लिया तो साउथ पोल भी साथ में आएगा ही आएगा, जिसके कारण जितना फ्लक्स बाहर आएगा उतना वापस लौट करके भी आ जाता है। कैसे, वो देखो जरा ऐसे। तो अगर मैं यहां पर एक ये ले लूं, ये एक नॉर्थ है, ये एक साउथ है, मैंने ऐसे ले लिया, ठीक है, ऐसे ले लेते चलो, साउथ नॉर्थ। तो इसमें तो तुम क्या लोगे, क्लोज सरफेस लोगे, तो कभी भी जो है वो फील्ड लाइन जितना भी इसको क्रॉस करके जा रहा है उतना वापस लौट करके भी आएगा। तो कोई भी नेट लाइन जो है वो इसको नहीं क्रॉस करती है, ठीक है, जितना जाएगी उतना वापस भी वो आ जाएगी। तो हमेशा जो क्लोज सरफेस से जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो तुम्हारा जीरो ही बनता है, क्योंकि इसके मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते। अकेला नॉर्थ होता तो यहां पे सिर्फ नॉर्थ रख देते और सिर्फ फ्लक्स बाहर जाता, अंदर नहीं आता, ठीक है। अब कई लोग बोलेंगे सर ऐसा भी तो कर सकते हैं, कैसा कर सकते हैं? आप बोल रहे हो हर एक क्लोज सरफेस से जीरो होगा, ये तो गलत बात है, ठीक है। कैसे कर सकते हो? क्योंकि तुम्हारी ये क्लोज सरफेस तो इमेजिनरी ही है, कोई रियल में थोड़ी तुम बनाते हो। जो गॉसियन सरफेस होती है वो तो इमेजिनरी होती है। तुम बोलो सर आप ऐसे कर लो, ये आपने लिया साउथ, ये आपने लिया नॉर्थ, ये मैग्नेट होगी। आप एक स्फीयर बनाओ जो ऐसे कट करे इसको, ठीक है, एक आपने स्फीयर बना लिया जो इसको ऐसे, स्फीयर है जो भी हो, एक ऐसे कट करे, ये तुम्हारा आपने जो है वो क्वेश्चन सरफेस। हाँ हाँ, बोर्ड में मैं भी देख पा रहा हूँ, एक सेकंड रुको जरा, मैं कुछ करता हूँ, ठीक है, अब ठीक है मेरे ख्याल से। तो ये क्वेश्चन अब तुम कहोगे सर अब तो हो गई कहानी, यहां से फ्लक्स जाएगा और यहां पे लौट करके आ जाएगा, तो अब तो हम बोल सकते हैं कि फ्लक्स यहां से निकल रहा है, कोई वापस नहीं आ रहा है, तो नेट फ्लक्स जीरो नहीं होना चाहिए, है ना। इनकमिंग फ्लक्स नेगेटिव होता है, आउटगोइंग फ्लक्स पॉजिटिव होता है, क्योंकि हम क्लोज सरफेस में एरिया कैसे लेते हैं, आउटवर्ड लेते हैं, फ्लक्स भी बाहर जा रहा है, एरिया भी बाहर जा रहा है, तो एंगल जीरो बन जाता है। इनकमिंग में क्या होता है, एरिया बाहर, फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो एंगल 180 बन जाता है। इसलिए इनकमिंग फ्लक्स हमेशा नेगेटिव होता है, आउटगोइंग फ्लक्स हमेशा पॉजिटिव होता है बाय कन्वेंशन, ठीक है। तो यहां पर तुम बोलोगे सर यहां पे तो जीरो होने की संभावना नहीं है, क्योंकि फील्ड लाइन निकले तो की ऐसे करके, लेकिन वापस लौट के तो नहीं आएगी, निकले तो की वापस लौट के तो नहीं आएगी, निकले तो की वापस लौट के तो नहीं आएगी, है ना। तो तुम ये वाला आर्ग्यूमेंट जो है वो रेज कर सकते हो कि सर अब बताओ इस क्लोज सरफेस से क्या फ्लक्स जीरो हुआ, तो मैं बोलूंगा इससे भी जीरो है। क्यों जीरो है ये समझने की कोशिश करो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती हैं। क्लोज लूप मतलब यहां पे खत्म नहीं होगी, अगर यहां से चलिए तो वापस यहीं पे आएंगी। तो मैग्नेट के बाहर तो नॉर्थ से साउथ ट्रेवल करती हैं और मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ ट्रेवल करती हैं। यहाँ पे यहां से गई तो यहां पे रुकेगी नहीं, यहां से वापस आएंगी, यहाँ पे गई रुकेंगी नहीं वापस आएंगी, रुकेंगी नहीं वापस आएंगी, रुकेंगी नहीं वापस आएंगी। तो यहां पर क्योंकि ये तुम्हारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये तुम्हारी क्लोज लूप बना रही हैं, अब हमारा रिफ्लेक्शन है ना, क्योंकि तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो क्लोज लूप बना रही हैं, वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं, फिर वापस लौट करके साउथ से नॉर्थ की तरफ आती हैं। इसलिए यहां पर हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स अगर इस पॉइंट से निकल रहा है तो सारा लौट करके यहीं पे वापस आएगा। अगर यहां पर वापस आएगा तो हमेशा क्लोज सरफेस से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं अगर वो जितनी भी निकली है वो वापस भी आएंगी। तो आउटगोइंग फ्लक्स इज इक्वल टू इनकमिंग फ्लक्स ऑलवेज, और नेट फ्लक्स जो है वो हमेशा कितना होगा बच्चों, जीरो होगा। तो यहां पर हम इसके दो कारण दे सकते हैं, एक तो मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, और मोनोपोल एग्जिस्ट करता भी हो तो भी घूम करके वापस तो आने वाली है। तो बेसिक जो रीजन है वो यही है, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म्स क्लोज्ड लूप्स, और हम क्या बोलते हैं, आउटसाइड मैग्नेट ये कहां से कहां जाती हैं, नॉर्थ टू साउथ, और इनसाइड मैग्नेट ये कहां से कहां जाती है बच्चों, साउथ टू नॉर्थ, ठीक है।
इलेक्ट्रोस्टैट्स में ऐसा नहीं था। अगर हमने माइनस क्यू यहां बनाया, प्लस क्यू यहां बनाया है, तो यहां से निकला तो यहां पे आके टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेट हो गया, ऐसे 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 ऐसे। तो अगर तुमने ये क्वेश्चन सरफेस बनाया वहां पर, तो इससे फ्लक्स कुछ ना कुछ जो है वो लिंक आ जाएगा। तो वहां पर जो इलेक्ट्रोस्टैट्स में गोस लॉ था वो था कि किसी भी क्लोज सरफेस से नेट फ्लक्स होगा क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर जो है वो नेट तुम्हारा गोस लॉ है वो ये है, किसी भी क्लोज सरफेस से नेट फ्लक्स जो है वो ऑलवेज जीरो होगा। ठीक है, इसका कोई खास एप्लीकेशन नहीं है, इसलिए इसको बिल्कुल लास्ट में छोटा सा टॉपिक बना करके तुम्हें बता दिए गए। तो ये 3 पॉइंट मैंने तुम्हें बता दिए हैं बच्चों। कौन कौन से 3 पॉइंट मैंने तुम्हें बता दिए हैं? मैंने तुम्हें बता दिए 3 पॉइंट। एक तो मैंने क्वेश्चन लिया बिल्कुल सिंपल, जहां पे एंगल का दिक्कत होता है। एक हमने क्वेश्चन लिया जहां पर तुमने जो है वो इंटीग्रेशन की सहायता से निकाला। एक हमने ये वाली बात कर ली, क्लोज सरफेस से अगर कभी भी फ्लक्स निकाला तो हमेशा जीरो निकल करके आएगा। एक क्वेश्चन जो है वो ऑल दो रह गया है, वो भी मैं ले लेता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो जरा एक क्वेश्चन और, इसको नोट करो फटाक से। क्वेश्चन क्या है? एक लॉन्ग सोलेनोइड, इसमें करंट आई फ्लो कर रही है, सोलेनोइड वाले का रेडियस आर है, एक कैपिटल आर रेडियस की तुम्हारी डिस्क है जो कि कोएक्सियली रखी हुई है, यानी एक्सिस सेम है सोलेनोइड और डिस्क का। तो तुम्हें डिस्क से जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है। ट्राई करो इसको जल्दी से। तो इसमें कुछ भी नहीं है, फ्लक्स का वैल्यू होगा बच्चों जो कि बी डॉट ए होगा। बी कितना होता है? म्यू नॉट एन आई, एंगल जीरो ही होगा। एरिया बच्चे जो है वो पाई कैपिटल आर स्क्वायर लिख देते हैं, क्योंकि डिस्क से निकाल रहे हो ना, तो डिस्क का एरिया लिख देते हैं। होना डिस्क का ही चाहिए, लेकिन दिक्कत क्या है, जो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सिर्फ इस रीजन में होगा। तो बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, तो बाहर वाले में अगर मैग्नेटिक फील्ड जीरो है तो बाहर वाला एरिया कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। जिसमें सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लाइन से वही वाला एरिया कंट्रीब्यूट करेगा, और वो एरिया सेम होगा जो सोलेनोइड का एरिया होगा, क्योंकि सोलेनोइड के अंदर ही मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसको हम तुम चाहे तो डायग्राम ऐसे बना सकते हैं इसके सॉल्यूशन के लिए कि ये हमारा एक डिस्क है और ये हमारा स्मॉल आर रेडियस का एक सोलेनोइड है। फील्ड सिर्फ यहां है और यहां पे जो बी है वो जीरो है। तो हम यहां पर जो फ्लक्स लिखेंगे डिस्क से, फ्लक्स हालांकि डिस्क से ही लिख रहे हैं, लेकिन एरिया इस सोलेनोइड का लेंगे, पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, दैट एरिया ऑफ डिस्क विच हैज बी, तो वो कौन सा है? पाई स्मॉल आर स्क्वायर है। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं तुम्हें समझ में आ गया। पाई कैपिटल आर स्क्वायर मत लिख देना यहां पर डिस्क का एरिया, क्योंकि यहां पे फील्ड ही नहीं है। फील्ड तो सिर्फ स्मॉल आर रेडियस में, कैपिटल आर में नहीं है, बाहर बी जीरो है, तो सिर्फ इसी एरिया से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, एरिया